नमस्कार साथियों, मैं हूं बबीता कासनिया और संभव एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी की क्लास में आज मैं आपका स्वागत करती हूं। साथियों, पिछली क्लास में हमने लिंग बदलो टॉपिक किया था और उससे पहले हमने कारक पढ़े थे। आज की हमारी क्लास में हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चलने वाला है, जिसको आज हम शुरू कर रहे हैं, वो है संधि। संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ होता है विग्रह करना। क्या करना? विग्रह करना। या विच्छेद करना। क्या करना? विच्छेद करना। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है। संधि का विलोम शब्द क्या होता है? तो संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह करना। विग्रह या विच्छेद। संधि का मतलब होता है मिलना, विग्रह या विच्छेद, या इसका मतलब होता है अलग होना, तो विच्छेद। अगर ये दोनों ही ऑप्शन आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं तो ये ऑप्शन विग्रह ऑप्शन आपका सही है, नहीं तो आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि को हम कैसे लिखते हैं? देखिए, ये हमने इसका विग्रह कर दिया। संधि शब्द बना कैसे है? इसका विग्रह कर दिया है हमने समधि। क्या लिखा है हमने? सम और धी, समधि। अब आप कहेंगे कि ये वाला कहाँ हमें मिलेगा? ये संधि के अंदर हम व्यंजन संधि में हम जब पढ़ेंगे, व्यंजन संधि से ये विग्रह हुआ है। व्यंजन संधि में जब हम पढ़ेंगे कि अनुस्वार का जो हमारा नियम है उसके अनुसार अगर म आपको कहीं आधा मिलता है, जैसे कि ये म है, ये ध है और ये ई है, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये ई है। ठीक है। इस नियम के अनुसार अगर आपको कहीं भी म आधा मिलता है और उसके बाद में क से लेकर म तक के, क से लेकर म तक के, इनको क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्शी। और वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं इनको, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क से म तक अगर आपको ये म के बाद कहीं भी मिल जाते हैं तो ये म क्या हो जाता है? ये अनुस्वार बन जाता है। क्या बन जाता है? अनुस्वार। हम ये वर्ण जो विच्छेद हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। वर्ण का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि अनुस्वार कैसे बनता है, अनुस्वार क्या होता है। तो ये म क्या बन जाता है? क से म तक कोई भी वर्ण आने पर ये म अनुस्वार बन जाता है। तो यहाँ ये म अनुस्वार बन गया है। ये स और ये ध और ये ई की मात्रा जब लगी तो क्या बना? संधि। इसी संधि को हमने इस तरह से भी लिखा है। अब ये इस तरह से कैसे बना? इस तरह से भी इसी नियम से, जो अनुस्वार का नियम है उससे ये बनता है। देखिए, ये है सम ध और ई। ठीक है। इसके अनुसार कि अगर आपके पास यहाँ क्या है? म कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण है, अनुस्वार वर्ण है, पांचवा वर्ण है ये। अगर आपके पास यहाँ म होगा तो आगे वाला जो अगला जो वर्ण है उसका भी पांचवा वर्ण यहाँ पर म की जगह आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ म है तो इधर वाले इस वर्ण का पांचवा वर्ण यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? न आ जाएगा। ये त वर्ण है, त वर्ण का पांचवा वर्ण क्या होगा? त थ द ध न। ठीक है। तो और ये दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? संधि बन जाएगा। तो ये दोनों संधि जो शब्द हैं वो इस तरह से बने हैं।
ये जो नियम है ये हम व्यंजन संधि के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद इसका एक बार आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, परिचित मैंने करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि संधि होती क्या है। संधि क्या होती है, किसको कहते हैं संधि? की दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जिनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ अवश्य हो। सार्थक अर्थ निकलता हो लिख सकते हैं आप, यहाँ अवश्य हो भी लिख सकते हैं, निकलता हो। अब कहने का क्या तात्पर्य है कि दो वर्णों का मेल, वर्ण क्या होते हैं? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। इन दोनों का मेल से मतलब है कि ये इधर पहला वर्ण, इधर दूसरा वर्ण। कोई भी हमने शब्द लिखा है उसका पहला वर्ण इधर से लास्ट वाला और इधर से पहला, इस तरफ से पहला होगा और ये अंतिम है और ये पहला है। ठीक है, ये अंतिम है, ये पहला है। कोई भी शब्द है जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, उसका अंतिम और इस तरफ से पहला, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ अवश्य निकलता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? हम संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब मैं जैसे यहाँ लिखूं पान वाला, क्या मैंने लिखा है पान वाला। अगर इस शब्द को मैं विच्छेद कर रही हूं, पान धन वाला, पान धन वाला, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये संधि है? क्योंकि यहाँ इन दोनों का कोई मेल हो नहीं रहा है। देखिए, तो ये संधि अगर इन दोनों का हम मेल करके देखें तो यहाँ से अगर अ निकलता है और यहाँ से आ निकलता है तो क्या बना? पाना वाला। क्या बना? पाना वाला। ठीक है, और वो ये बन ही नहीं सकता है, ये गलत है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? संयोग। संधि अलग होता है, संयोग अलग होता है। संधि होता है दो वर्णों का मेल, संधि होता है। ठीक है, जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ अवश्य निकलता हो। तो ये क्या है? ये संयोग है, ये संधि नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखूं गिरीश, क्या लिखा है मैंने? गिरीश। गिरीश का क्या अर्थ होता है? गिरीश का अर्थ होता है भगवान शंकर। गिरीश का क्या अर्थ होता है? हिमालय, पर्वतों का ईश्वर, पर्वतों में जो श्रेष्ठ हो, क्या होता है? हिमालय और शंकर। ठीक है, अब अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, यहाँ से देखिए गिरी धन ईश, जब भी हम लिखेंगे, ईश्वर जब भी लिखते हैं तो बड़े ई की मात्रा आती है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ मात्रा कौन सी आएगी? तो वो तो आपको इस शब्द के हिसाब से ही देखना पड़ेगा, और मात्राएं गलत होने से संधि भी गलत हो जाएगी। ठीक है, गिरिधन, अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं गिरिधन ईश,
अब आप देखिए इन दोनों में से कौन सा सही है। ये क्या है? गिरी। गिरी का मतलब पर्वत। पर्वतों का ईश यानी कि स्वामी। ठीक है, गिरिधन ईश, पर्वतों का ईश्वर यानी कि स्वामी। ये गिरी कौन सा है? ये गिरी है टुकड़ा, या जो बादाम की गिरी है वो वाला गिरी लिखा हुआ है, ये वाला, ये पर्वत है। तो अगर आप ये कर देते हो तो ये आपका संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। गिरी का अर्थ हमने क्या लिखा है? इसका कोई ना कोई दो वर्णों का मेल, ई और ई का मेल तो हो रहा है, यहाँ भी ई और ई का मेल हो रहा है, लेकिन इसका सार्थक अर्थ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हुआ बादाम की गिरी या कोई भी टुकड़ा, और ये ईश मतलब ईश्वर, और ये गिरी है पर्वत, और ये इसका मतलब है ईश्वर, यानी कि सार्थक अर्थ इसका निकलता है तो ये सही होगा और ये गलत होगा। तो सार्थक अर्थ भी उसका निकलना जरूरी होता है। अब हम देखते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के प्रकार, अभी हमने परिभाषा देख ली है, अभी हम संधि के प्रकार देखने वाले हैं। सबसे पहले होती है संधि, तीन तरह की होती है। सबसे पहले होती है स्वर संधि। ठीक है, सबसे पहले होती है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और तीसरी संधि कौन सी होती है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। संस्कृत के अंदर संधि काफ़ी तरह की होती है। पररूप संधि, परसर्ग संधि, काफ़ी तरह की संधियाँ होती है। पूर्व रूप, पर रूप। तो इस तरह से ये संधियाँ हमारे हिंदी में नहीं होती। हमारी हिंदी में सिर्फ तीन तरह की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर और व्यंजन का मेल ही सिर्फ संधि होता है, स्वर प्लस व्यंजन, इनका मेल क्या होता है? संधि होता है, और इनके मेल से कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलना जरूरी होता है। ऐसे नहीं होता है कि आपने कोई भी प्लस का चिन्ह देखा है और उसका आपने संधि विच्छेद कर दिया। अगर मैं बोलूं कि ये राम लिख दिया, अब आप मुझे बोलो कि मैम राम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राम का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? राम। ये आप कह दो कि ये आ है और ये ए है, तो ये दीर्घ संधि हो गई। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। काफी लोग ऐसे सोच लेते हैं, जैसे ये लिखा है गौरव, गौरव। ठीक है, गौरव। आपको अगर काफ़ी बच्चे इस तरह से ये भी संधि कर देते हैं। अगर आपको पेपर में इस तरह से लिखा हो जाए, प्लस के का मतलब ये नहीं होता है कि हर एक चीज़ की संधि हो जाती है, तो ये इसकी कोई भी संधि नहीं बनती है। बच्चे कह देते हैं कि ये और ये दोनों मिला के ओ बन गया है। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या बन गया? उ और अ मिलके ओ बन जाता है, तो ये गुण संधि कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये केवल संयोग है, ये संधि नहीं है। संधि के भी कुछ अपने नियम होते हैं, उनसे आप अपनी तरफ से कोई भी संधि नहीं बना सकते हैं। स्वर या व्यंजन हो सकते हैं, स्वर और स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन और व्यंजन भी हो सकते हैं। ठीक है, संधि कैसे बनती है? स्वर और व्यंजन के मेल से भी बनेगी, स्वर और स्वर के मेल से भी बनेगी, व्यंजन और व्यंजन दोनों मिलकर भी संधि का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि।
सबसे पहली संधि है ये हमारी स्वर संधि। स्वर संधि कितनी तरह की होती है? स्वर संधि स्वर संधि 5 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 5 तरह की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि दूसरी होती है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। 1-2 दिनों में आपकी संस्कृत की क्लासेस भी शुरू होने वाली है और संस्कृत की क्लासेस भी आपको मैं ही करवाने वाली हूँ। तो 1 से 2 दिनों में संस्कृत की क्लासेस हमारी शुरू हो जाएंगी। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन सा? दीर्घ संधि पहली होती है, दीर्घ संधि। दूसरी है गुण संधि। दूसरी है गुण संधि। तीसरी यण संधि। तीसरी कौन सी है? यण संधि। चौथी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि। 5वीं है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। ठीक है। कितनी संधि होती है? स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये 5 तरह की संधि होती है। अब संधि के कोई भी संधि के नियम कौन से होते हैं? 3 जरूरी नियम होते हैं। संधि के 3 जरूरी नियम होते हैं। सबसे पहले कि संधि की कोई ना कोई पहचान अवश्य होती है। पहचान अवश्य होती है। जिससे उसके सौ प्रतिशत, मतलब कोई ना कोई संधि है। ये कौन सी संधि है, कौन सी नहीं है? गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी? कोई ना कोई पहचान से जो संबंधित नियम हैं जो हम आगे लिखेंगे वो अवश्य होते हैं, जिससे उसके 100% होने का, 100% होने का पता चलता है कि ये यही संधि है, होने का पता चलता है। ठीक है। दूसरी शर्त क्या होती है? इसकी दूसरी शर्त है कि एक शब्द में, पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। हिमालय, क्या लिखा है मैंने? हिमालय। मैंने हिमालय लिखा है। आप सबने जल्दी से यहाँ पर इसका संधि विच्छेद कर लिया होगा, क्योंकि ये हमारे रटे रटाए शब्द होते हैं। हिमालय, हिम धन आलय। ठीक है। हिम धन आलय। हिमालय का क्या अर्थ हो गया? हिम मतलब बर्फ,
और आलय का मतलब स्थान भी होता है और घर भी होता है, यानी कि बर्फ का स्थान। और बर्फ का स्थान क्या है? हिमालय। ठीक है, बर्फ का स्थान क्या होता है? हिमालय होता है। कई बार हम जल्दबाजी में देखते हैं और फटाफट टिक लगा देते हैं। एग्जाम में ऑप्शन में आपको ये इस तरह से भी आ जाता है। एग्जाम में ऑप्शन में आपको इस तरह से भी आ जाता है, इस तरह से भी आ जाता है। हम क्या देखते हैं? रटे हुए होते हैं, हमने इसको ध्यान नहीं देते। ठीक है, रटा हुआ होता है, इसको ध्यान नहीं देते हैं, फटाफट हिमालय दिखा जी, टक, ये सही है जी हमारा। पर ये सही नहीं होता है, क्योंकि माँ के नीचे जब हलंत हो गया तो माँ क्या हो गया? आधा, यानी इसमें कोई भी स्वर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या नहीं है? स्वर नहीं है। और यहाँ आलय लिख दिया है हमने। अब अगर इसमें स्वर नहीं है तो यहाँ संधि कैसे हो जाएगी? वैसे तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अ और आ मिलके आ बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ हमने हलंत लगा दिया है तो अ क्या हो, ये माँ क्या हो गया? ये स्वर से रहित हो गया, इसमें कोई स्वर नहीं है, ये आधा हो गया है। तो अगर ये आधा हो गया है और इधर आ है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी संधि नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से एग्ज़ाम में आने पर इसे ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, स्वर संधि के किसी भी शब्द में यहाँ आपको विच्छेद के अंदर हलंत नहीं मिलेगा। हलंत होगा तो स्वर के रहित हो जाएगा। अगर वो स्वर रहित हो जाएगा तो उसका संयोग, जो अब हम वर्ण बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया है ये वाला अ और आ, इसमें ए हो और इधर आ है तो ये दीर्घ संधि हो गया। ठीक है, जैसे मैंने गिरीश बनाया था ये वाला, ये मैंने किया था गिरी धन ईश। ठीक है, ई और ई मिलकर क्या हो गया? बड़ी ई। अगर मैं इसको गिरी को ऐसे लिख सकती हूँ क्या? तो ये तो गिर हो गया ना। गिर हो के अगर इधर ईश बनेगा तो ये तो दीर्घ संधि बनेगी ही नहीं। कोई भी संधि, स्वर संधि के कोई भी नियम के अनुसार इधर जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो आधा नहीं होता है, वो पूर्ण होता है। ठीक है, उसके नीचे हलंत नहीं आता है। अगर हलंत आएगा तो स्वर से रहित हो जाएगा। स्वर से रहित हो जाएगा तो यहाँ स्वर संधि काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हलंत से रहित होगा। एग्ज़ाम में अगर इस तरह से ऑप्शन आते हैं तो आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। इसके बाद में दूसरा नियम है कि एक संधि में, एक शब्द में दो संधि हो सकती है। दो संधि हो सकती है। दो क्या हो सकती है? संधि हो सकती है। लेकिन जो सार्थक अर्थ होगा, सार्थक अर्थ का मतलब होता है कि संधि हम दो कर लें, लेकिन अर्थ जिसका सार्थक अर्थ निकलेगा जिस संधि को करने के बाद, उसी को हम संधि मानी, उसी जो विग्रह है जिसका हमने विच्छेद कर लिया उसी को सही माना जाएगा। लेकिन जो सार्थक अर्थ होगा वही सही होगा। जो सार्थक अर्थ होगा वही सही माना जाएगा, सही माना जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण भी मैं आपको दे देती हूँ। स्वागत लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? स्वागत जब लिखते हैं, स्वागत लिखते हैं और इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सूधन आगत। ठीक है, सूधन आगत हो गया तो ये क्या बना?
स्वागत। ठीक है। और एक, अब ये यहाँ कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। इसमें हम देखते हैं 2 संधि हमें मिलेगी। स्वागत में यण संधि हो गई। कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं, सव धन आगत। ठीक है, सव धन आगत। उन्होंने क्या किया? अ और आ मिलकर आ हो गया। ये क्या बना? स्वागत। ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। लेकिन इनमें से सही कौन सी होती है, सही मानी जाती है? ये। ठीक है, तो इसको नहीं माना जाता है सही, ये गलत है। इसको सही माना जाता है, लेकिन इसके विच्छेद 2 हो सकते हैं। लेकिन जो सार्थक अर्थ देता है, जो सही अर्थ है, उसी को यहाँ सही माना जाता है। इसके बाद जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम संधि का ये आवश्यक है, दीर्घ संधि। तीसरा नियम क्या है कि जो दीर्घ संधि से लेकर अयादी संधि तक, दीर्घ संधि से लेकर यण संधि तक और अयादी और वृद्धि संधि तक, इन संधियों में 11 स्वरों का एक एक बार पुनरावृत्ति होती है। 11 स्वर एक एक बार पूरे हो जाते हैं। यानी कि स्वर संधि में जो स्वर हैं वो कितनी बार पूरे हो जाते हैं? 2 बार पूरे हो जाते हैं। कितनी बार पूरे हो जाते हैं? 2 बार। यहाँ अयादी संधि और यहाँ यण संधि। ठीक है, दीर्घ संधि से लेकर अयादी संधि तक 11 स्वर एक बार पूर्ण हो जाते हैं और यण संधि से वृद्धि संधि तक एक बार फिर से 11 स्वर पूर्ण हो जाते हैं। तो स्वर संधि में स्वर कितनी बार पूर्ण होते हैं? 2 बार। ये वाला भी प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आता है कि स्वर संधि में स्वर कितनी बार पूर्ण होते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 बार। दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादी संधि में 11 के 11 स्वर एक बार पूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद में यण संधि और वृद्धि संधि में भी एक बार 11 के 11 स्वर हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको गुण संधि आ गई तो आप यण संधि को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है इसमें। तो ये आपको अगर गुण संधि अच्छे से समझ आ गई तो आप यण संधि को अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपको अयादी संधि समझ आ गई तो आप वृद्धि संधि को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, आगे हम करने वाले हैं स्वर संधि का पहला भेद करेंगे। अभी हम स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। संधि को कभी भी रटने से ये कभी नहीं आती है। हाँ, आपको 1-2 एग्जाम्पल ज़रूर याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे रटते हैं और समझते नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके इसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो संधि को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसके ज़रूर आते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसको बोलते हैं? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को, किसको? विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? दीर्घ संधि
कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, उ। ए, आ, ई, उ, उ। इनसे क्या बनेगा? इनके संयोग से आ, ई और उ। अब ये स्वर और ये स्वर, इनके बीच में क्या है? ये प्लस का निशान है, यानी कि इनके मेल का निशान है। ठीक है, इनके मेल का निशान है। ए, आ, ई, उ। अगर इनका संयोग इन स्वरों से होता है तो क्या बनता है? ठीक है, ए, आ का स्वर ए, आ से या आ, आग से हो तो आ बनता है। ई का स्वर जो मेल है वो ई से हो तो बड़ी ई। उ का मेल उ से हो तो क्या बनता है? बड़ा उ बनता है। ठीक है, एक स्वर इस तरफ होना जरूरी है, एक स्वर इस तरफ होना जरूरी है। अगर दोनों तरफ में से कहीं भी स्वर नहीं होगा, जैसे हमने पहले अभी किया था, हिमालय वाला उदाहरण देखा था कि हिम धन आलय। ठीक है, हिम धन आलय हमने देखा था। अगर मैं यहाँ हलंत लगा देती हूँ, अगर मैं यहाँ हलंत लगा देती हूँ तो ये मैं क्या हो जाएगा? स्वर रहित हो जाएगा, इसमें कोई स्वर नहीं होगा। अभी जब मैंने ये म ऐसे लिखा है तो इसमें अस्वर है। इसमें क्या है? अस्वर है। इधर आ है और इधर म है, वो हलंत से रहित यानी कि स्वर से रहित है, तो यहाँ पर कोई भी संधि नहीं हो गई। अब ये देखिए, अ धन आ क्या बना? इन दोनों से के संयोग से क्या बनेगा? मेल से आ बनेगा। तो क्या हुआ? हिमालय। ठीक है, यहां देखते हैं हम, ये मैंने चार तरह से क्यों लिखा है कि अगर किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण अ है और इधर से पहला वर्ण आ हो गया, अ हो चाहे आ हो, दोनों का मेल होने पर आ ही बनेगा। चाहे ये अ हो चाहे ये ए हो, दोनों को मिलकर आ बनेगा। चाहे इधर अंतिम वर्ण आ हो और इधर प्रथम वर्ण ए हो तो भी आ बनेगा। आ और आ भी आ ही बनेंगे। इसी तरह हम देखेंगे ई, और अगर बड़ी ई होगा तो बड़ी ई ही बनेगा। छोटी ई और छोटी ई होगी तो भी बड़ी ई ही बनेगी। बड़ी ई होगी और छोटी ई होगी तो भी बड़ी ई ही बनेगी। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई ही बनेगी। इसके बाद में देखते हैं ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या बनेगा? बड़ा ऊ। छोटा ऊ और छोटा ऊ भी बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ और छोटा ऊ
मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनेगा। और इसके बाद बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा ऊ ही बनेंगे। अब देखिए, ये तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वाक्य के इस तरफ जो शब्द है उसके इस तरफ वाला, ये इस तरह बनाया ना हमने, दो वर्ण हैं, यहाँ वाला वर्ण और यहाँ वाला वर्ण, ठीक है। ये वर्ण तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन गलती कहाँ होती है? इसको पहचानने में गलती होती है। तो हमेशा मात्राओं का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ हमने छोटी सी भी गलती कर दी तो हमारा पूरा ये शब्द है ये खराब हो जाएगा, पूरी संधि गलत हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ वो गिरी वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, ईश, ठीक है। अब ये क्या है? प्रथम वर्ण का अंतिम, और ये है अंतिम वर्ण का प्रथम। ये ई हो गया और ये क्या हो गई? छोटी ई। लेकिन गिरी लिखा ऐसे नहीं जाता, मैंने पहले भी आपको बताया था गिरी ऐसे लिखा जाता है, तो सही यही माना जाएगा। तो इधर वाला तो हम देख लेंगे, लेकिन इधर वाला जो शब्द है उसको लिखा हमें सही लिखना आना चाहिए। अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो हमारा पूरा संधि गलत हो जाती है। इसके थोड़े से उदाहरण अभी हम देख लेते हैं। मैं लिखूं विद्यालय, तो विद्या धन आलय, यानी कि विद्या प्राप्त करने का स्थान। आलय का मतलब स्थान होता है और घर भी हो सकता है। विद्या प्राप्ति करने का, विद्या प्राप्त करने का घर या विद्या प्राप्त करने का स्थान, आप इसको लिख सकते हैं। आ है यहाँ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है और अंतिम का प्रथम आ है, क्या बनेगा? आ बनेगा। ये नियम अभी हमने यहाँ देखा है, देखिए, ठीक है। इसके बाद में भूर्जा, क्या लिखा मैंने? भूर्जा। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो भूधन ऊर्जा, क्या बनेगा? भूधन ऊर्जा। भू में बड़ा क्या है? ऊ, और ऊर्जा में बड़ा ऊ है, तो क्या मिलकर दोनों बनेंगे? बड़ा ऊ। तो क्या बना? भूजा, ठीक है। तो ये वाला उदाहरण अभी हमने यहाँ देखा है, ठीक है। इसके बाद में है सार्धशती। क्या है? सार्धशती। स धन आर्धशती, सधन अर्धशती, सॉरी, सधन अर्धशती। स का अ और इसका अ मिलकर आ बन जाएगा, तो क्या बनेगा? सार्धशती, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल हम इसको देखिए, ये वाला एग्जाम्पल हमारा इस नियम के अनुसार बना है, ठीक है। इस तरह से ही, इस तरह ये चार्ट बनाकर आप सभी जो नियम हैं, जो सभी जो शब्द हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये संधि बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। संधि को और आसान तरीके से मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। इसके बाद में हम करने वाले हैं स्वर संधि का अगला भेद, गुण संधि। तो संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे सभी वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।